नमस्कार दोस्तों, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे सल्तनत कालीन फारसी विद्वान। अभी तक आपने देखा सल्तनत कालीन लिटरेचर, सल्तनत कालीन साहित्य के 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने मुख्य रूप से जो सल्तनत कालीन लिटरेचर है, साहित्य है, उनको हमने डिस्कस किया है। ओके, तो उसी सिलसिले में जब मैं पढ़ा रही थी तो मेरे ये बात दिमाग में आया कि क्यों ना आपके सामने ये टॉपिक लाया जाए कि सल्तनत काल में जो मुख्य रूप से जो विद्वान संरक्षण पा रहे थे सल्तनत कालीन शासकों के दरबारों में, उनकी चर्चा की जाए और उन्होंने विशेष रूप से कौन सी पुस्तकें लिखी जो सल्तनत कालीन इतिहास के जानने के मुख्य स्रोत हैं। ओके, तो उन्हीं में से हम कुछ जो विद्वान है फारसी विद्वान, उनकी हम चर्चा करेंगे कि किस किस सल्तनत कालीन शासकों के समय में कौन कौन से फारसी विद्वान रहते थे। वैसे तो सल्तनत कालीन इतिहास लिखा गया इतिहास तो बहुत सारे हैं, जैसे बाहरी इतिहासकार यानी ये कहे कि विदेशी इतिहासकार या कोई अन्य इतिहासकारों ने लिखने की कोशिश की है और लिखी भी है, लेकिन कुछ वो विद्वान जो सुल्तानों के दरबार में रहते थे और उन्होंने जो आंखों देखा हाल है जो है अपने लेखनी से अपनी ग्रंथों में उकेरा, तो उन्हीं की चर्चा करेंगे आज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्तनत कालीन फारसी विद्वान, पर्शियन स्कॉलर ऑफ द सल्तनत पीरियड। ओके, टॉपिक क्या है? ये टॉपिक है सल्तनत कालीन फारसी विद्वान, पर्शियन स्कॉलर ऑफ द सल्तनत पीरियड। यदि आज मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ तो इसी के साथ सल्तनत के जो मेन टॉपिक है वो समाप्त होते हैं। साथ ही अब 2 और टॉपिक लेके आऊँगी सल्तनत से रिलेटेड। वो क्या है कि कुछ सल्तनत कालीन कुछ मुख्य शब्दावली जो है, टर्मोलॉजी यानी टर्म्स, जो हमेशा एग्ज़ाम्स में नेट एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, वो मैं लेकर आऊँगी। विशेषकर नेट एग्ज़ाम्स जो एग्ज़ाम देने वाले एग्ज़ामिनी हैं उनके लिए, नेट यूजीसी नेट जेआरएफ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट शब्दावली रहेगा। 2 पार्ट उसका आएगा, आप ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल के सुल्तानों के दरबार में अनेक फारसी विद्वानों को संरक्षण प्राप्त था, क्योंकि सल्तनत काल की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी। सल्तनत काल की राजकीय भाषा फारसी थी। ये फारसी विद्वान इस प्रकार हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि ये फारसी विद्वान कौन कौन से सुल्तानों के समय में कौन कौन से फारसी विद्वान रहते थे और उन्होंने किस प्रकार की ग्रंथों की रचना की और उन ग्रंथों में कौन कौन से बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुल मासिर के लेखक ख्वाजा सदर निजामी। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में कौन सा विद्वान रहता था? फारसी विद्वान ख्वाजा सदर निजामी रहता था। कौन रहता था? ख्वाजा सदर निजामी। और उसकी कृति कौन सी है, यानी उसने कौन सी पुस्तक लिखी है? ये लिखा है ताजुल मासिर। तो यदि आपका क्वेश्चन आएगा कि ख्वाजा सदर निजामी किसके दरबार में रहता था? कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में। उसने कौन सी पुस्तक लिखी है? ताजुल मासिर नामक फारसी ग्रंथ लिखा है। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट इल्तुतमिश के दरबार में कौन रहता था? ख्वाजा अबू नस्र। इसके अलावा कुछ और भी रहते थे दरबारी कवि या ये कहे कि लेखक या इतिहासकार। अबू बकर बिन मोहम्मद सहानी, ताजुद्दीन दबीर एवं नूरुद्दीन अहमद औफी, दो विद्वान है ये। ताजुद्दीन दबीर, नूरुद्दीन मोहम्मद औफी। नूरुद्दीन मोहम्मद लुआब उल अलवाब का लेखक था। अब यहाँ पे यह है कि ये नूरुद्दीन मोहम्मद औफी जो है वो किस पुस्तक का लेखक था? लुआब उल अलवाब
का लेखक था, नूरुद्दीन मोहम्मद। ओके, तो आप देख चुके हैं कि ख्वाजा अबू नस्र अबू बकर बिन मोहम्मद सहानी, ताजाउद्दीन दबीर, नूरुद्दीन मोहम्मद औफी, नूरुद्दीन मोहम्मद लुआब उल अलबाब का लेखक था। ओके, तो इस तरह से ये रहा इल्तुतमिश के दरबार में रहने वाले इतिहासकार या लेखक या कवि और उनके द्वारा ये पुस्तक, इनका ही एक पुस्तक का नाम सुर्खियों में है। और ये जो है ये लोग विद्वान रहते थे, इनकी पुस्तकें होगी तो बहुत सारी ऐसी पुस्तकें लुप्तप्राय भी हो चुकी हैं और बहुत सारे ऐसे इनकी पुस्तकें सामने आई ही नहीं है, और आई भी है तो उतनी मुख्य पुस्तकें नहीं हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं नसरुद्दीन महमूद की। नसरुद्दीन महमूद कौन था? नसरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी था, सबसे अंतिम उत्तराधिकारी, इल्तुतमिश का अंतिम उत्तराधिकारी। तो उसके दरबार में रहने वाला लेखक कौन था? फखरुद्दीन नुनाकी। इसके अलावा इतिहासकार एक और भी था, मिनहाजुद्दीन सिराज। मिनहाजुल सिराज भी जिसको कहते हैं, वो भी रहता था नसरुद्दीन महमूद के दरबार में। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन कौन था? सल्तनत कालीन बलबन वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन बलबन। इसने मध्य एशिया से आए कई विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। इसके पुत्र मोहम्मद ने तत्कालीन दो प्रसिद्ध कवि और लेखक अमीर खुसरो और मीर हसन दहलवी को संरक्षण प्रदान किया। अब गयासुद्दीन बलबन ने तो अपने दरबार में बहुत सारे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था, लेकिन उसके दरबार में उसके पुत्र ने मोहम्मद, पुत्र का नाम क्या था? मोहम्मद ने तत्कालीन दो प्रसिद्ध कवि लेखक जो आगे चल के भी जो अगली पीढ़ी के जो मतलब सुल्तान हुए, उनके दरबार में भी ये विद्वान संरक्षण पा रहे थे और रहे। उनमें से दो प्रसिद्ध कवि कौन से थे? अमीर खुसरो और मीर हसन दहलवी। अमीर खुसरो तो वो कवि है, मैं आगे आप देखिएगा कि अमीर खुसरो कितने सुल्तानों के दरबार में रहे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का जो कवि और लेखक कौन था? सदरुद्दीन अली। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का, अलाउद्दीन खिलजी किस वंश का शासक था? खिलजी वंश का। ओके, तो सदरुद्दीन अली, फखरुद्दीन हमीदुद्दीन रजा, मौलाना आरिफ अब्दुल हमीम, शिहाबुद्दीन सदर निशीन। ओके, ये सारे रहते थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। सदरुद्दीन अली, फखरुद्दीन हमीदुद्दीन रजा, मौलाना आरिफ अब्दुल हमीम, शिहाबुद्दीन सदर निशीन, ये सब इनके दरबार में रहते थे। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट मोहम्मद बिन तुगलक, इसको शॉर्ट में MBT भी कह सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, इसके दरबार में रहने वाला लेखक कौन था? इतिहासकार कौन था? या ये कहे कवि? जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहने वाला इतिहासकार। लगभग 17 वर्षों तक इसके आश्रय में रहा। कौन? जियाउद्दीन बर्नी। किसके आश्रय में? मोहम्मद बिन तुगलक के आश्रय में। और एक और इतिहासकार था बदरुद्दीन मोहम्मद चाच। बदरुद्दीन मोहम्मद चाच जो था वो भी मोहम्मद बिन तुगलक के आश्रय में यानी दरबार में रहता था। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तकों की चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया है। जो साहित्यिक सल्तनतकालीन साहित्य के बारे में हमने जो डिस्कशन किया, हमने जो लेक्चर अपलोड किया है, उसमें हमने जियाउद्दीन बर्नी के पुस्तकों की चर्चा की है। लेकिन जियाउद्दीन बर्नी और अमीर खुसरो जो सल्तनतकालीन मुख्य इतिहासकार थे या कहे कि लेखक थे, उनकी चर्चा हम इस लेक्चर के लास्ट में करेंगे। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक आपने देखा। अब हम देखते हैं
फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के दरबार में, फिरोज तुगलक का तो सल्तनत कालीन स्थापत्य कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान रहा है। इसके साथ ही साहित्य कला के क्षेत्र में भी इनका योगदान अति महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय रहा है। आप देखेंगे कि शमसे सिराज अफीक, ये इतिहासकार है, लेखक है। फिरोज तुगलक के दरबार के लेखक शमसे सिराज अफीक तुगलक के शासन के अंतिम समय में मोहम्मद बिहायद खानी नाम का इतिहासकार एवं साहित्यकार हुआ। शमसे सिराज अफीक है और तुगलक के शासन के अंतिम समय में एक कौन सा हुआ? मोहम्मद बिहायद खानी। तुगलक वंश के बाद का इतिहास याहिया बिन अहमद सरहिंदी की कृति से मिलता है। चलिए अब मैं थोड़ी सी बात करूंगी याहिया बिन अहमद सरहिंदी। अब आपको ये लग रहा होगा कि जैसे इसमें कह रहा है कि तुगलक वंश के बाद का इतिहास, तुगलक वंश के बाद का इतिहास क्या हो सकता है? सैयद वंश, लोदी वंश, यही ना। तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी जो है वो मुबारक शाही की रचना की। मुबारक शाही मतलब इस पुस्तक में आप सैयद कालीन इतिहास के बारे में पढ़ सकते हैं और सैयद कालीन इतिहास का एकमात्र स्रोत, यानी कि सैयद कालीन इतिहास के यानी शासकों के बारे में जानने का एकमात्र स्रोत मुबारक शाही है। और उसके रचनाकार कौन है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमेशा एक साल करके रिपीट कर करके नेट में पूछ ही देता है। ओके, तो याद रखिएगा याहिया बिन अहमद सरहिंदी, पुस्तक का नाम मुबारक शाही। किसके दरबार में था? सैयद वंश के दरबार में था और सैयद वंश के इतिहास के जानने का एकमात्र स्रोत याहिया बिन अहमद सरहिंदी द्वारा लिखित मुबारक शाही। ओके, चलिए अब हम यहाँ देखेंगे मिनहाजुद्दीन सिराज, जियाउद्दीन बर्नी, शम्स सिराज अफीक 3 ऐसे सल्तनत कालीन इतिहासकार थे जिनकी रचनाओं से पूरे सल्तनत काल का इतिहास मिलता है। हमने कहा ना कि मिनहाजुद्दीन सिराज, जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज अफीक ऐसे 3 सुल्तान थे। अगर उनकी कृति यानी कि उन्होंने जो इतिहास लिखा उसको आप यदि पढ़ लेते हैं तो आपको पूरे सल्तनत कालीन इतिहास के जानकारी प्राप्त हो जाएगी। या वो बच्चे जो रिसर्च कर रहे हैं, यदि सल्तनत कालीन के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो वो यदि इन 3 राइटरों की किताबों को पढ़ लेते हैं, इतिहासकारों के साहित्य को पढ़ लेते हैं तो उन्हें पूरे सल्तनत कालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो आप भी यदि लाइब्रेरी से आपको सुविधा हो तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए अब आगे क्या है कि अभी तक तो आपने देखा कि सल्तनत कालीन सुल्तानों के दरबार में रहने वाले फारसी विद्वानों के बारे में आपने जाना, सुना और देखा। अब हम उन इतिहासकारों के बारे में विशेष चर्चा करेंगे जिनकी रचनाएं सल्तनत कालीन इतिहास जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके बारे में हम लोग, उनके जीवन परिचय से थोड़ा हम लोग परिचित होंगे। चलिए सबसे पहले नाम आता है अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो जो था फारसी भाषा का सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि था। अमीर खुसरो क्या था? अमीर खुसरो फारसी भाषा का सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि था। अमीर खुसरो का जन्म इटावा उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में 1253 में हुआ था। इसके पिता सैफुद्दीन मोहम्मद नसरुद्दीन महमूद के समय भारत आए थे। पटियाली गांव में 1253 में हुआ था किनका जन्म? अमीर खुसरो का जन्म। इनके पिता जो थे, पिता का नाम क्या था? सैफुद्दीन मोहम्मद नसरुद्दीन सैफुद्दीन महमूद था और सैफुद्दीन महमूद जो थे वो नसरुद्दीन महमूद के समय में भारत आए थे। अमीर खुसरो का बचपन का नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो के बचपन का नाम क्या था? अबुल हसन। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। अमीर खुसरो कौन था? निजामुद्दीन औलिया। अब आपको ये लग रहा होगा कि निजामुद्दीन औलिया कौन है? निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय का प्रमुख संत थे। इसे बलबन से लेकर, किसने? अमीर खुसरो ने बलबन से लेकर
गयासुद्दीन तुगलक के समय तक के सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त था। इसने कविता, कथा, कहानी, मसनवी एवं इतिहास में ढेर सारे ग्रंथ लिखे हैं। अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो प्रथम ऐसा भारतीय लेखक था जिसने हिंदी शब्दों और मुहावरों का प्रयोग किया। संगीत के क्षेत्र में उसने सितार का आविष्कार, ईरानी तंबूरा और भारतीय वीणा को मिलाकर किया था। यानी सितार का आविष्कार, ईरानी तंबूरा एवं भारतीय वीणा को मिलाकर किया था। अमीर खुसरो को मंगोलों ने बंदी बना लिया था, परंतु उनके कैद से निकल कर भाग गया था। परंतु वो जो था, अमीर खुसरो जो था, उन्हें मंगोलों के कैद से निकलकर वो भाग गए थे। इसने अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षण मोहम्मद, कैकुवाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह, गयासुद्दीन तुगलक के दरबार में बिताया। 1325 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। एक बात मैं आपको बोल दूं कि यदि क्वेश्चन आता है कि वो कौन ऐसा, या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के कितने सुल्तानों के शासनकाल को देखा था, तो आप आंसर डिसाइड करके हमें ज़रूर भेजें। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब हम चर्चा करेंगे जियाउद्दीन बर्नी के बारे में। जियाउद्दीन बर्नी किसके दरबार में आया था? जियाउद्दीन बर्नी जो था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में मुख्य रूप से था। बर्नी का जन्म कब हुआ था? 1284-50 ईस्वी में सैयद परिवार में हुआ था। इसका बचपन अपने चाचा अलाल उल मुल्क के साथ व्यतीत हुआ, जो अलाउद्दीन खिलजी के सलाहकार थे। संभवतः बर्नी ने 46 विद्वानों से शिक्षा ग्रहण की थी। जियाउद्दीन बर्नी जो था बहुत बड़ा इतिहासकार और लेखक था, बहुत बड़ा विद्वान था। यह मोहम्मद तुगलक के दरबार में नदीम, जिंदा दिल साथी के पद पर रहा। यानी कि इसका सल्तनत काल में इसका आगमन कब होता है, किसके दरबार में होता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में होता है। ओके, और इस प्रकार बर्नी को मोहम्मद तुगलक के शासन काल में 17 वर्ष तक 17 ईयर तक संरक्षण में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यानी 17 ईयर वह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहा। फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में इसे कुछ समय तक जेल में भी रहना पड़ा। संभवतः इसके जीवन का अंतिम पड़ाव बड़ा ही कष्टप्रद था। इसकी संपत्ति को जब्त कर सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। ओके, कष्टप्रद है। संभवतः अपने अंतिम समय में कष्टप्रद जीवन से मुक्ति प्राप्त कर पुनः मान्यता प्राप्त करने के लिए बर्नी ने सुल्तान फिरोज की प्रशंसा में तारीख फिरोज शाही और फतवा जहांदेरी की रचना की। बर्नी ने अपनी रचना अमीर और कुलीन वर्ग के लोगों को समर्पित किया। या ये कहे कि जब फिरोज शाह तुगलक के दरबार समय में इन्हें जेल में भी रहना पड़ा, लेकिन वो अंत में फिरोज शाह तुगलक की प्रशंसा में उसने तारीख फिरोज शाही, कौन सी पुस्तक लिखी? तारीख फिरोज शाही और फतवा जहांदेरी की रचना की। और उसने जो भी रचनाएं की वो अमीरों और कुलीन वर्ग के लोगों को समर्पित किया। जियाउद्दीन बर्नी ने 4 विद्वानों, ताजुल मासिर के लेखक ख्वाजा सदर निजामी, जवामे उल हिकायत के लेखक मौलाना सदरुद्दीन औफी, तबकाते नासरी के लेखक मिनहाजुद्दीन सिराज। याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ताजुल मासरी के लेखक कौन है? ख्वाजा सदर निजामी। जवामे अल हिकायत के लेखक कौन है? जवामे अल हिकायत के लेखक मौलाना सदरुद्दीन औफी। तबकाते नासरी के लेखक मिनहाजुद्दीन सिराज। ओके, फातनामा के लेखक कबरुद्दीन इराकी, जो सच्चा इतिहासकार माना था। यानी कि जियाउद्दीन बर्नी ने 4 विद्वानों को, किसको ख्वाजा सदर निजामी, मौलाना सदरुद्दीन औफी, मिनहाजुद्दीन सिराज, कबरुद्दीन इराकी को सच्चा इतिहासकार बना। ऐसा विचार जियाउद्दीन बर्नी का है। ओके,
तो आप याद कर लीजिएगा। जियाउद्दीन बर्नी की जो पुस्तकें हैं, अमीर खुसरो की जो पुस्तकें हैं, अमीर खुसरो की और जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तकों की चर्चा मतलब वो कौन कौन सी पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में किन किन सुल्तानों के कार्यों या उपलब्धियों की चर्चा की गई है, इसके बारे में हमने अपने सल्तनत कालीन साहित्य के पार्ट 1 और पार्ट 2 जो वीडियो है, लेक्चर वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। उसके लिए ये तो था कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण फारसी विद्वान जो सल्तनत कालीन सुल्तानों के दरबार में रहते थे और उन्होंने सल्तनत कालीन बहुत सी मुख्य पुस्तकों की रचना की, जिनसे यदि आप इनके द्वारा रचित पुस्तकों की साहित्यों को यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको पूरे सल्तनत कालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ओके, इसे हमने पुस्तकें तो और भी है, लेकिन हमने इसे नेट और JRF के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है। आप इसको देखें और आप एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें। और नेक्स्ट टॉपिक देखना ना भूलें, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगी, जो नेट सीरीज के लिए चलाए जा रहे हैं। आपको एक बात और बता दो, थोड़ा सा 2 मिनट टाइम आप दीजिए। इस मेरे चैनल पे और सारे सब्जेक्ट के भी क्लासेस चलते हैं, जैसे साइंस में, जूलॉजी में BEd के लिए क्लासेस हैं, जो अभी पॉल्यूशन के सीरीज़ चल रहे हैं, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। यदि आप हिस्ट्री के हैं, नेट JRF के हैं, तो ये सारे वीडियो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसके नोटिफिकेशन मिलते ही आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसलिए इस सीरीज़ को आप मिस ना करें। मैं नेक्स्ट 2 टॉपिक जो लेकर आऊँगी वो होगा सल्तनत कालीन मुख्य शब्दावली, यानी कि वो शब्द जो है जो आपको बार बार परेशान करते हैं कि आखिर में इसका अर्थ क्या होता है, और वही शब्द जो है एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो मैं लेकर आने वाली हूँ, बस आप वेट कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों की मदद कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, तब तक के लिए आपको गुड बाय। हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।